महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। समाज सुधार के कार्यों को किया याद। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित फाइल लोक भवन ने राज्य सरकार को लौटाई। ट्रेजरी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। रांची में नशीली दवाओं के कारोबार का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार। और सब जूनियर महिला हॉकी में मेजबान झारखंड ने उत्तर प्रदेश को पराजित कर फाइनल में बनाई जगह। कल मध्य प्रदेश से होगा खिताबी मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को आज 200वें जयंती पर देश भर में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसके साथ ही आज से 200वीं जयंती वर्ष के समारोह की भी शुरुआत हो गई है। देश महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित संसद भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे महात्मा फुले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की, जिसने भारतीय समाज में व्यापक बदलाव की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि नारी शिक्षा और समानता के लिए उनका संघर्ष सदैव प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी महात्मा ज्योतिराव फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पे पोस्ट कर लिखा कि महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर समानता, न्याय और शिक्षा के आदर्शों के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले दूरदर्शी समाज सुधारक को श्रद्धांजलि। वे महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकार के प्रबल समर्थक और अग्रदूत भी थे। उनके प्रयासों से शिक्षा सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनी। इस वर्ष हम उनकी 200वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ का भी स्मरण कर रहे हैं। उनके विचार समाज की प्रगति के पथ पर हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने प्रोफेसर सरोज शर्मा को रांची विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। इधर लोक भवन ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित फाइल को राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने इससे संबंधित फाइल पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों का भी उल्लेख किया है। साथ ही विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों और ज्ञापनों को भी संलग्न कर सरकार को भेजा है। गौरतलब है कि 25 मार्च को चयन समिति ने 4 नामों की अनुशंसा की थी। ट्रेजरी घोटाले को लेकर राज्य में जहां बयानबाजी तेज है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने कल इसे लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। श्री सोरेन ने इस दौरान गड़बड़ी पर गंभीर नाराजगी जताई और जांच के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। अवैध निकासी मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी इस मामले में वित्त सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अवैध निकासी का मामला बोकारो और हजारीबाग के बाद पलामू में भी उजागर हुआ है। पलामू के संदर्भ में जिले के उपायुक्त से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अवैध निकासी का तीनों मामला पुलिस से ही संबंधित है। ऐसे में इसी प्रकार की अनियमितता राज्य के अन्य जिलों में भी हो सकती है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अवैध निकासी के 2 पहलू हैं, जिनकी सभी जिलों में व्यापक जांच
कराई जाए। मंत्री हफीजुल हसन ने करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से देवघर के मधुपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र और चेक डैम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र से स्थानीय मरीजों को फायदा होगा। श्री हसन ने कहा कि चेक डैम से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 22 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन बनाने की योजना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज से 13 अप्रैल तक चलने वाला राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव आज से शुरू होगा। इस महोत्सव का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। महोत्सव में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे और किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र की समृद्धि को और भी बढ़ाना है, खासकर खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा फर्टिलाइजर सब्सिडी, फार्मर आईडी, फसल बीमा योजना और मौसम से राहत के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन पहलों से किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में खासी मदद मिलेगी। आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में देश में लगातार पहल हो रही हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, जिसका व्यापक स्वागत हो रहा है। महिला चिकित्सक डॉक्टर मृदुला नगीना का भी मानना है कि संसदीय प्रणाली में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से वे प्रभावी तरीके से आधी आबादी के लिए नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगी। और मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि एक महिला के पास कितना धैर्य और सहन शक्ति है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो 9 महीने पहले तो पेट में रखना और कितने सारे परेशानियों के साथ उस 9 महीने को कंटिन्यू करना, फिर एक लेबर पेन या सिजेरियन में जिस तरह से भी बेबी डिलीवर करना, ये सबके बस की बात नहीं है, सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराना, जिसमें कितना तकलीफ होता है, बच्चा देखते हुए, घर को देखते हुए बाहर काम पे निकलती है और कहीं भी पुरुष से बिल्कुल कम नहीं है। तो ये एक महिला के जीन में है, धैर्य, ममता, संवेदनशीलता, मानसिक मजबूती, सब कुछ एक महिला के अंदर है, जो कि ये परखे हैं हमारे मोदी जी। और ये मोदी सरकार की वजह से अगर हम महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है तो हम महिलाओं से सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। एक बार मैं मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, ताकि हम महिलाओं को भी एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से हम उस जगह पे पहुँच रहे हैं जहाँ सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार बना करता था, हम महिलाएं कहीं नहीं थे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में मेरा युवा भारत बजट क्वेस्ट का आयोजन रांची में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में साहिबगंज जिले के मॉडल कॉलेज राजमहल की सेमेस्टर 2 की छात्रा प्रतिभा रक्षित का चयन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम के लिए साहिबगंज के राजमहल मॉडल कॉलेज की छात्रा प्रतिभा रक्षित भी चयनित हुई हैं, जो काफी उत्साहित हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ है माई भारत क्विज 2026 में। पहला राउंड हुआ था एसे के लिए, पहला राउंड हुआ था क्विज के लिए, सेकंड राउंड हुआ है एसे के लिए। वो दोनों में सिलेक्शन होने के बाद मेरा तीसरा स्टेज है, उसमें पीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग है। उसके बाद अगर उस पर सिलेक्शन होता है तो आगे जाके पीएम के साथ हमारी ऑफलाइन मीटिंग होगी। छात्रा प्रतिभा रक्षित के चयन से महाविद्यालय परिवार भी उत्साहित है। प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह और शिक्षक गणों ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए प्रतिभा के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंच से युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। 64 रैंक वो पूरे इंडिया लेवल पे लाई है और उनको 12 तारीख को रांची बुलाया गया, जिसमें कि इंटरेक्शन होगा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बहुत बड़ा प्रतिभा है। प्रतिभा रक्षित को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जो बजट होता है, जो आर्थिक उन्नति के लिए जो एक रोड मैप होता है, वह बजट होता है।
और हर आदमी को यह बजट के बारे में जानना चाहिए कि हमारा जो टैक्स है, हमारा जो पैसा है, वह किस ओर खर्च हो, किस ओर उसका ध्यान आकर्षण हो, उसको लेकर के युवाओं क्या सोचता है, उस पर वो भाग ले रही है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। मेरा युवा भारत बजट क्विस्ट 2026 जैसे आयोजन न सिर्फ युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहे हैं, बल्कि उन्हें देश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा में पुलिस का अभियान अनवरत जारी है। नारायणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि इन अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गांव के मोची टोला के जंगल झाड़ के पास से साइबर अपराध करते हुए साइबर अपराध कर्मियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कालूदा, उम्र 29 वर्ष, ग्राम बिस्टोपुर; अबोध मंडल, उम्र 41 वर्ष, ग्राम कुर्ता; और तीसरा दयालदा, उम्र 27 वर्ष, ग्राम बिस्टोपुर। तीनों नारायणपुर थाना जिला जामताड़ा के हैं और इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना कांड संख्या 21/26 भारतीय न्याय संहिता, IT एक्ट एवं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 4 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद किया गया है। रांची में पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबार का पर्दाफाश किया है। लालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से प्रतिबंधित कफ सिरप और नींद की गोलियां बरामद की गई हैं। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। और उसके फलस्वरूप अनिल रजक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से ऑनरेक्स कफ सिरप, जो कोडीन बेस्ड रिस्ट्रिक्टेड कफ सिरप है, उसकी 18 बॉटल्स मिली हैं, जो फुल, और 1 बॉटल पार्शियल मिली है। टोटल 19 बॉटल्स जो है वो उनके पास से रिकवर की गई हैं। साथ ही साथ उनके पास से नाइट्रोसम टैबलेट्स, नाइट्रोसम 10 टैबलेट्स, जो नशे के रूप में लोग यूज करते थे, वो भी वैसे तो मेडिकल स्टोर पर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही अवेलेबल है, दी जाती है, लेकिन उनके द्वारा अवैध तरीके से उसकी बिक्री की जा रही थी। तो 75 पीस उस नाइट्रोसम 10 टैबलेट्स के पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। भारतीय रेल का आरामदायक और सुरक्षित सेवाओं पर जोर है। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अब आधुनिक कंपोजिट स्लीपर लगाए जाएंगे। रेल सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने को लेकर रेलवे ने आधुनिक कंपोजिट स्लीपर लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ट्रैक की बेहतर निगरानी के लिए AI की मदद ली जाएगी। रेल मंत्रालय की बैठक में रेल सेवा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। रेलवे के मुताबिक अब यह तय किया गया कि ब्रिज अप्रोच और पॉइंट्स क्रॉसिंग में प्रयोग किए जाने वाले स्लीपर अब कंपोजिट होंगे। लोहे और कंक्रीट के मौजूदा भारी स्लीपरों के मुकाबले ये नए स्लीपर न सिर्फ हल्के हैं बल्कि अधिक लोड लेने में सक्षम भी हैं। इसकी कुशनिंग बेहतर है, इन्हें बिछाना और इनकी मरम्मत करना भी आसान है। ये स्लीपर ऐसे हैं कि जिस स्थान पर इन्हें लगाना है वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुसार बनाया और लगाया जा सकता है। इनके लगने से पुलों और पॉइंट्स क्रॉसिंग से गुजरते समय रेल यात्रा में यात्रियों का अनुभव और भी बेहतर होगा। कंक्रीट और लोहे के मुकाबले कंपोजिट पदार्थों से बने ये कंपोजिट स्लीपर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 700 किलोग्राम तक का भार उठा सकते हैं। ये कंपोजिट स्लीपर अधिक समय तक भी चलेंगे। इनके लगने से रेलवे को मौजूदा स्लीपरों के रखरखाव में आने वाली लागत में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया गया कि रेलवे ट्रैक की निगरानी अब AI की मदद से होगी। इसके लिए उपयोग में लाई जा रही निरीक्षण गाड़ियों में AI तकनीक से लैस एक विशेष डिवाइस लगाई जाएगी। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार नाम की यह डिवाइस रेलवे ट्रैक के आधार का जायजा लेगी। रामगढ़ से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल से न सिर्फ आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि समाज में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी।
रामगढ़ जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहली बार ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 16 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज के निर्देश पर चलाया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। सिंपल है, हर समूह हर समुदाय को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। राज्य के देश के विकास के लिए सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, कोई नहीं छूटे और सब के अंदर नेशनलिज्म की भावना रहे, देश में पार्टिसिपेशन की और अपने हक की भावना रहे, तो कोई छूटना नहीं चाहिए। और जो ज़्यादा छूटे हुए हैं उनको ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। ट्रांस समूह हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड है, 200-300 साल से वो समाज से बाहर है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो समाज में इंटीग्रेट हो जाए। सर ब्यूटी से ये काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हम लोग बेसिकली इनको ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि हम लोग हैं, आप गवर्नमेंट के हर स्कीम में पार्टिसिपेट करिए, आपको पढ़ना है पढ़ाई कीजिए, काम करना है काम करिए, कहीं पे भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों में उत्साह और आत्मविश्वास साफ देखने को मिला। अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। वहीं विधायक ममता देवी ने इस पहल को झारखंड में एक नई शुरुआत बताया और कहा कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए। इस प्रशिक्षण से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अब पेशेवर तरीके से काम कर सकेंगे और अपनी आय के नए स्रोत बना पाएंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय हमारा जो लगभग यहाँ पे जो हमारा रामगढ़ में जो इनका संख्या है वो 40 से 50 की संख्या में यहाँ पर हैं, जो सब दिन केवल बधाई देने का ये काम करती थी। लेकिन आज उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से आज इनका कैफ़े भी हमारे रामगढ़ जिला में चल रहा है। एक इनका कैफ़े है, कैंटीन है और आज प्रशिक्षण इनको दिया गया ब्यूटिशियन का, जिसका आज शुरुआत भी किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है हमारे झारखंड में रामगढ़ जिला का और हम लोग चाहेंगे कि हर समुदाय को इस देश में समान रूप से जीने का अधिकार है। उपायुक्त रामगढ़ की तरफ से एक अनोखा जो पहल था जिसमें कि ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया गया था। इसको प्रोफेशनली के तौर पे अपना मेकअप को या फिर जो भी ब्यूटिशियन का कोर्स है इसको अब वो प्रोफेशनली भी कर सकती हैं और एक आय का दूसरा एक सोर्स वो ढूंढ सकती हैं, जिसके लिए हम उपायुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि उन्होंने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा। ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 14 ट्रांसजेंडर प्रतिभागी अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यह पहल न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगी। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात खेल जगत की। रांची में कल राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड की खिताबी भिड़ंत मध्य प्रदेश की टीम से होगी। तीसरे स्थान के लिए उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बीच मुकाबला होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। मध्य प्रदेश की टीम ने ओडिशा को हराकर खिताबी भिड़ंत का टिकट कटाया। दिल्ली में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। पुरुष वर्ग के फोर्स स्पर्धा में दिल्ली और असम के खिलाड़ियों के साथ दिनेश महतो और सुनील बहादुर ने सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों के बूते भारत ने हांगकांग को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। चेन्नई और दिल्ली की भी भिड़ंत होगी। कल खेले गए मैच में राजस्थान ने आरसीबी को पराजित किया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स का पिछला मैच बारिश के चलते वॉश आउट हो गया था। पंजाब की टीम 5 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हरा दिया था। चेन्नई की टीम 3 मैच में 3 हार के साथ अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मैच में अपने ही घर में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा था।
दिल्ली की टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। आर्टेमिस मिशन के क्रू सदस्यों की सुरक्षित वापसी हुई है। प्रशांत महासागर में उनका कैप्सूल सुरक्षित तरीके से उतारा गया। करीब आधी सदी बाद चंद्रमा की मानव युक्त उड़ान को अंजाम देते हुए नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया यान भारतीय समय अनुसार आज सुबह कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरा। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया ओरियन कैप्सूल आज कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंड कर चुका है। मिशन कमांडर रेड वाइजमैन ने पृथ्वी के वायुमंडल में सफल री एंट्री के बाद सभी क्रू सदस्यों के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। 1 अप्रैल को फ्लोरिडा से शुरू हुए इस ऐतिहासिक 10 दिवसीय मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। करीब 10 दिनों तक चले इस मिशन की शुरुआत 1 अप्रैल को फ्लोरिडा से हुई थी। ये नासा के उस कार्यक्रम का पहला मानवयुक्त मिशन था जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करना और भविष्य में बेस तैयार करना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर समाहरणालय में न्यायपालिका और प्रशासन की संयुक्त कार्यशाला में विधिक जागरूकता, निःशुल्क सहायता, घरेलू हिंसा, एनडीपीएस एक्ट और खनन कानूनों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को समन्वय, पारदर्शिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। देवघर में महिला कल्याण और बाल संरक्षण पर कार्यशाला में प्रशासन तथा पुलिस ने समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। बाल विवाह, तस्करी, बाल श्रम व डायन प्रथा रोकने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और शून्य बाल श्रम लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने पोषण अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया। 9 से 23 अप्रैल तक पखवाड़ा में मातृ शिशु पोषण, शुरुआती शिक्षा, स्क्रीन टाइम नियंत्रण और आंगनबाड़ी सशक्तिकरण पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही वृद्धि निगरानी सप्ताह भी आयोजित होगी। धनबाद मंडल में डीआरएम अखिलेश मिश्र ने आधुनिक विश्राम गृह का उद्घाटन किया। रांगाटांड स्थित इस सुविधा में 8 बेड, किचन और डाइनिंग व्यवस्था है। इससे कर्मचारियों को सुरक्षित और आरामदायक ठहराव मिलेगा, जिससे कार्यक्षमता तथा मनोबल बढ़ेगा। बोकारो में डीसी अजयनाथ झा ने एनसीआरपी अंतर्गत बने विद्यालय भवनों के उपयोग पर समीक्षा की। मकोली भवन हेतु डीएवी और अंगवाली के लिए शिक्षा विभाग को 17 अप्रैल तक प्रस्ताव देने का निर्देश दिया, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को जल्द लाभ मिल सके। बोकारो में हम आपको सुनते हैं कार्यक्रम में डीसी अजयनाथ झा ने 39 से अधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। दिव्यांग जीतन कुमार का बंद राशन कार्ड तुरंत चालू कराने का आदेश दिया गया, जिससे प्रशासन की संवेदनशीलता उजागर हुई। विश्व पार्किंसन दिवस पर आज दुनिया भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन पार्किंसन रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जूझ रहे लोगों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है जो मुख्य रूप से शरीर की गति और संतुलन को प्रभावित करती है। पार्किंसन रोग धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, जिसमें हाथों का कांपना, शरीर में जकड़न, चलने फिरने में कठिनाई और संतुलन बिगड़ना जैसे जो लक्षण हैं वो सामने आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार समय रहते पहचान और उचित उपचार से इस बीमारी के प्रभाव को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। विश्व पार्किंसन दिवस के अवसर पर दुनिया भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग इस बीमारी के लक्षणों को पहचान सकें और समय पर चिकित्सीय सलाह ले सकें। साथ ही रोगियों के बेहतर जीवन स्तर के लिए सहयोग और समर्थन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बात करेंगे मौसम की। राज्य में बारिश का सिलसिला थमने से एक बार फिर गर्मी की तपिश बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान यहां सामान्य से थोड़ा अधिक चल रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है। गुमला में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले एक सप्ताह में
अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के भारत में 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को 11 अप्रैल यानी कि आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले एक दशक में डिजिटल भुगतान में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एनालिटिक्स फर्म टैक्सन के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई के जरिए 218.98 अरब लेन देन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 285 लाख करोड़ रुपए रही। महामारी के दौरान यूपीआई का उपयोग तेजी से बढ़ा और ये देश में डिजिटल भुगतान का मुख्य माध्यम बनकर उभरा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार मार्च 2026 में यूपीआई ने 2016 में लॉन्च होने के बाद से अब तक का सबसे अधिक मासिक लेन देन दर्ज किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगातार विश्वास पैदा कर रही है। विभिन्न एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियाई विकास बैंक ने 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने के बावजूद भारत इस क्षेत्र में चीन से आगे निकलने के लिए तैयार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के विश्लेषण के मुताबिक इस साल और 2027 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ धीमी पड़ने की आशंका है, जो कि पिछले वर्ष के 5.4% से घटकर 2026 और 27 में 5.1% रहने का अनुमान है। इसके विपरीत भारत की आर्थिक वृद्धि 2026 में 6.9% रहने का अनुमान है, जो मजबूत घरेलू खपत के चलते 2027 में बढ़कर 7.3% हो सकती है। इससे पहले विश्व बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान मामूली बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। हालांकि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियां वृद्धि पर असर डाल सकती हैं। इसके अलावा आरबीआई ने देश की आर्थिक वृद्धि के 6.9% और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD ने 6.1% रहने का अनुमान जताया है। वहीं मूडीज रेटिंग्स ने 6% रहने का अनुमान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। अप्रैल साल 1970 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 को लॉन्च किया। इस मिशन में नासा ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों जिम लोवेल, जैक स्वीगर्ड और फ्रेड हाइस को अंतरिक्ष में भेजा। पूरी दुनिया की धड़कनें रोकने वाला यह मिशन मानस पटल पर एक नई कहानी गढ़ गया। नासा का यह मिशन चांद के ऊपर तो घूमा, लेकिन उसकी सतह तक पहुंचने में असफल रहा। यान में समस्या के कारण अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाए। जैसे ही 2 ऑक्सीजन टैंक फेल होने की सूचना नासा स्पेस सेंटर को प्राप्त हुई तो सेंटर में हड़कंप मच गई। अब अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था। इस मिशन पर गए यात्री अंतरिक्ष में लगभग 56 घंटे का समय बिता चुके थे। यही नहीं, बैटरी बैकअप भी लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में चांद पर उतरना तो दूर, पृथ्वी पर वापस लौटने के रास्ते भी न के बराबर ही रह गए थे। चंद्र लैंडिंग की असफलता को देखते हुए नासा ने अपने इस मिशन को रद्द करने का फैसला लिया और मिशन नियंत्रकों ने चालक दल को जीवित घर लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में सफल हुआ और उनका मॉड्यूल दक्षिण प्रशांत सागर में गिरा। नासा के सभी अंतरिक्ष यात्री एकदम सुरक्षित थे। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। समाज सुधार के कार्यों को किया याद। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित फाइल लोक भवन ने राज्य सरकार को लौटाई। ट्रेजरी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। रांची में नशीली दवाओं के कारोबार का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार। और
सब जूनियर महिला हॉकी में मेजबान झारखंड ने उत्तर प्रदेश को पराजित कर फाइनल में बनाई जगह। कल मध्य प्रदेश से होगा खिताबी मुकाबला।